प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत के अंतर्गत पादप समूह जिम्नोस्पर्म को। ये टॉपिक कक्षा 11 की जीव विज्ञान विषय के तीसरे पाठ से हैं। अभी तक हम इस पाठ से शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जैसे पादप समूह को पढ़ चुके हैं और आप भी इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाते होंगे, अपना होमवर्क करते होंगे। वनस्पति जगत के अंतर्गत कई पादपों को सम्मिलित किया गया है। उसी पादपों को उसकी संरचना के आधार पर हम एक एक समूह को अब तक पढ़ रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है अनावर्त, जो ढके हुए नहीं हो, और स्पर्म से तात्पर्य बीज से है। ऐसे पादप जिनके बीज बीजा आवरण द्वारा ढके हुए नहीं हो, नग्न हो, अनावृत हो, ऐसे पादप समूह को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ये जिम्नोस्पर्म मूल रूप से झाड़ीनुमा या फिर मध्यम अथवा बड़े आकार के वृक्षीय स्वभाव के होते हैं। झाड़ी ऐसे पादप समूह जिनकी लंबाई 1 या 2 मीटर तक हो, जिनका तना काष्ठीय हो, वो झाड़ी कहलाती है। और वृक्ष वे पादप जिनकी लंबाई 2 या 2 से अधिक, 2 मीटर या 2 से अधिक लंबाई के हो, वृक्ष कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे पादपों का एक मुख्य तना होता है, जिसको ट्रंक कहा जाता है, और इसके ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती हैं। तो ये कैसे हैं? मध्यम प्रकार के भी पाए जाते हैं और बड़े वृक्षों के रूप में भी देखने को मिलते हैं। जैसे सिकुया, पूरा नाम है सिकुया सिम्परवायरेंस, तो हम सिकुया के नाम से जानते हैं। सिकुया पादप जगत का सबसे लंबे पादप के रूप में जाना जाता है। तो पादप जगत का सबसे लंबा पादप कौन सा है? सिकुया। और सिकुया का पूरा नाम क्या है? सिकुया सिम्परवायरेंस। ऐसा माना जाता है कि इस पादप की लंबाई लगभग 430 फीट है। इतनी है, 430 फीट, बहुत ऊंचा वृक्ष है। ये वृक्ष सामान्य तौर पर यूएसए की कैलिफोर्निया के अंतर्गत वर्तमान में भी मिलते हैं। तो ये छोटे पौधों से लेकर करके बड़े पौधों के रूप में जाने जाते हैं। ये पादप मूल, तना और पर्ण में विभक्त होती है। मूल, तना और पर्ण। जैसे एक सिंपल सा प्लांट साइकस का देखते हैं अपन। साइकस का ये एक मुख्य तना होता है। इस तने के आधारीय भाग से रूट निकली हुई होती है और तने के शीर्ष भाग से क्या निकली हुई होती है? पर्ण निकली होती है। इस पर्ण में छोटे छोटे पर्ण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रारूपिकी रूप से जिम्नोस्पर्म के प्लांट को हम देख सकते हैं। साइकस कहाँ देखने को मिलता है? मुख्य रूप से ये उद्यान के अंतर्गत सजावटी पौधों के रूप में कई उद्यान में गेट के पास या दीवार के पास में देखने को मिलता है। तो पादप भाग 3 भागों में विभक्त होता है। एक इसकी मूल कहलाती है, दूसरा इसका तना कहलाता है और तीसरा इसकी पर्ण कहलाती है। इसका मतलब ये बीजाणुद्भिद प्रकृति का पादप है और इसकी मुख्य पीढ़ी द्विगुणित होती है। जैसे कि ब्रायोफाइटा में मुख्य पीढ़ी कैसे होती थी? अगुणित होती थी। अब बात करते हैं इसकी मूल कैसे होती है। तो मूल सामान्य तौर पर मूसला मूल पाई जाती है और मूसला मूल भी 2 प्रकार की पाई जाती है। एक कवक मूल होती है, एक होती है परवाल मूल। अब होती क्या है कवक मूली?
पाइनस की मूल के साथ में, किसकी? पाइनस की मूल। इस मूल के साथ में, मूल के चारों ओर कवक जाल का एक समूह पाया जाता है। इस कवक और मूल के मध्य बनने वाले इस सहजीवी संबंध को कवक मूल के नाम से जाना जाता है। सहजीवी कैसे हुआ कि मूल से कवक को पोषण मिलता है, जबकि कवक से मूल को आर्द्रता के रूप में जल और खनिज लवण अवेलेबल होते हैं, तो उसको नाम देता है कवक मूल। किसमें पाई जाती है? पाइनस की। ये कवक मूल भी मूसला मूल का एक रूपांतरण है। दूसरा आती है परवाल मूल, मूल रूप से साइकस में पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? साइकस। अब इसमें क्या होता है कि साइकस में दो प्रकार की मूल पाई जाती है, एक तो सामान्य मूल और एक होती है परवला मूल। इस मूल में होता क्या है कि मूल के जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो इसके कॉर्टेक्स क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? कॉर्टेक्स क्षेत्र में, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे नोस्टॉक है, एनाबिना है, इत्यादि प्रकार के जीवाणु, साइनो जीवाणु इसमें उपस्थित होते हैं। और ये साइनो जीवाणु अपनी प्रकृति के अनुसार किसका संश्लेषण करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मूल को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। इसके कारण मूल को नाइट्रोजन तत्वों की पूर्ति हो जाती है और जीवाणुओं को पोषण प्राप्त हो जाता है। तो ये अगेन किस प्रकार की हुई? एक सहजीवी संबंध हुआ। तो मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म में मूसला मूल पाई जाएगी, जो कवक मूल या परवलाभ मूल के रूप में होती है। क्योंकि पादप में मूसला मूल पाई जाती है, इसलिए पादप सामान्यतः मरुस्थलीय वातावरण के अनुकूलित होता है। अधिकांश कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थलीय वातावरण में। इस समूह की पादप का तना अशाखित, जैसे अपने साइकस का बनाया था लंबा, या फिर वो कई भागों में शाखित होता है। तो अशाखित तने का एग्जाम्पल क्या आएगा? साइकस। शाखित तने का एग्जाम्पल कौन सा लिख सकते हैं? पाइनस का लिख सकते हैं, हम सीड्रस का लिख सकते हैं। ये पाइनस। इस समूह की पादप में पर्ण की विशेषता देखिए, पर्ण सरल होती है अथवा संयुक्त होती है। अब सरल और संयुक्त पर्ण से तात्पर्य क्या? जैसे ये एक सिंपल सी पर्ण है, जैसे पीपल की पर्ण होती है, इसके अंदर एक मध्य शिरा पाई जाती है, मध्य शिरा से कई सीधी कांड पाई जाती है। तो फलक जब कटा फटा हुआ नहीं होता तो उसको नाम देते हैं सरल पर्ण, या आप इसकी पादप आकार की के अंतर्गत इसको विस्तार से हम उसको पढ़ेंगे। जबकि इस मध्य शिरा से दोनों तरफ का फलक यदि कट जाता है, और कट के कैसा कटेगा कि यहाँ से कटाव प्रारंभ हुआ, उसके आधारी भाग तक बढ़ा, तो एक भाग ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है। अथवा मध्य शिरा ऐसे कैसी रहती है और कटाव क्षेत्र किनारे से मध्य शिरा की ओर बढ़ा, तो इसके फलस्वरूप इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े निर्मित हो जाते हैं। तो हम ऐसी पर्ण को क्या नाम देंगे? संयुक्त पर्ण। ये प्रारंभ में थी तो एक ही थी, लेकिन अब कट गई, छोटे छोटे पर्णकों में विभक्त हो गई, तो उसको नाम देते हैं संयुक्त पर्ण। साइकस की पर्ण होती है वो संयुक्त पर्ण होती है, दोनों तरफ पर्णक पाए जाते हैं, इस तरफ भी पाए जाएंगे, इस तरफ भी पाए जाते हैं। पर्णकों की संख्या लगभग 120 के आसपास होती है। अब इस पर्णक की विशेषता, पर्ण की विशेषता क्या होती है? तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाने वाली पर्ण, क्योंकि जिम्नोस्पर्म अधिकांशतः मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए पर्ण किसके समान होती है? सुई के समान होती है, पतली संरचना होती है। अथवा यदि पतली संरचना के रूप में नहीं है तो वो उस पर्ण की सतह पर मोटी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, और क्यूटिकल के आवरण के साथ साथ में गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। गर्तीय रंध्र का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कि हम पर्ण के अनुपस्थ काटते हैं तो इस एपिडर्मिस के अंतर्गत रंध्र उपस्थित होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और इसके नीचे क्या पाया जाता है? मीजोफिल कोशिका पाई जाती है। लेकिन ये कि ये पर्ण अब इस जगह पर स्थित नहीं होकर के इसके आधारीय भाग पर यहाँ पर स्थित हो, मीजोफिल में धसे हुए होते हैं, रंध्र है वो धसे हुए, तो उसको नाम देते हैं गर्तीय रंध्र। इस पर्ण की ऊपरी सतह पर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाए जाने के कारण क्या होता है? जल की हानि इससे नहीं होती, क्योंकि मरुस्थल में पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र में पाए जाने के कारण
जल की वैसे ही उस वातावरण में कमी होती है तो जल को रोकना पादप के लिए बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा जल के अभाव में नष्ट हो जाता है। पानी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, तो उस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या होता है, क्यूटिकल की मोटी आवरण पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जल की हानि कम होती है। और सेकेंड नंबर, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा रंध्रों के द्वारा होता है, तो रंध्र यदि सतह पे हैं तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, धसे हुए रंध्र हैं तो वाष्पोत्सर्जन तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जल की हानि कम हो जाती है। जिम्नोस्पर्म की पर्ण की सतह पर मोटी क्यूटिकल परत का पाया जाना और ग्रंथीय रंध्र का पाया जाना उसमें जल हानि को कम करता है। तो ये तो हुए इसके एक सामान्य लक्षण। अब इस पादप में जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। कायिक जनन कह सकते हैं, साइकस के अंदर होता है कायिक जनन, एक अपस्थानिक कलिका विकसित होती है जो कि वापस नए पादप को निर्मित कर देते हैं, अथवा बीजाणु के द्वारा होता है जो लैंगिक जनन प्रकार का होता है। जिम्नोस्पर्म में बीजाणु दो प्रकार के पाए जाते हैं, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु या वर्त बीजाणु के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस पादप समूह को विषम बीजाणु माना जाता है। विषम बीजाणु पादप समूह। विषम बीजाणु किस में देखा था हमने, टेरिडोफाइट्स में देखा था, और सिलिजिनुला एक विषम बीजाणु टेरिडोफाइट था, बाकी सभी सम बीजाणु था। बीजाणुओं का निर्माण चाहे वो गुरु बीजाणु हो अथवा लघु बीजाणु हो, हमेशा बीजाणु धानियों में विकसित होते हैं। लघु बीजाणु को निर्मित करने वाली बीजाणु धानी लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु को निर्मित करने वाली गुरु बीजाणु धानी कहलाती है। तो एक सिंपल सा पर्णीय संरचना होती है, जैसे इस प्रकार की पर्णीय संरचना, इसके ऊपरी भाग पर यहाँ पर या इसकी सतह पर बीजाणु धानी पाई जाती है। तो किस पे पाई जाएंगी बीजाणु धानियाँ, बीजाणु पर्ण पर। जिस प्रकार से टेरिडोफाइट के अंतर्गत एक बीजाणु पर्ण दूसरे बीजाणु पर्ण के साथ में जुड़ करके एक संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं, और इस संयुक्त संरचना को क्या नाम दिया था, शंकु। ठीक इसी प्रकार की जिम्नोस्पर्म में भी बीजाणु पर्ण संयुक्त होकर एक संघनित या सघन संरचना का निर्माण करते हैं, इसको नाम देते हैं शंकु। अब शंकु बीजाणु धानियों के आधार पर दो प्रकार के होंगे, नर शंकु जिसमें लघु बीजाणु बनेंगे, और दूसरा मादा शंकु जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। दोनों संरचनाएं अलग अलग होगी। तो पादपों में पाए जाने वाले शंकु नर शंकु या मादा शंकु यदि एक ही पादप पर उपस्थित हैं तो उसको नाम देंगे हम उभयलिंगी, और यदि नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग पादप पर उपस्थित है तब उसको नाम देंगे हम एक लिंगी अवस्था। नर शंकुओं में पाए जाने वाले बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण होगा, और वही लघु बीजाणु परिवर्तित होकर के एक युग्मोक्त भित्त संरचना का निर्माण करेगा, जो सरल प्रकार का युग्मोक्त भित्त होगा, न्यूनीकृत होगा। न्यूनीकृत का मतलब सरल प्रकार का, उसको क्या नाम देंगे, परागकण देंगे। जबकि मादा शंकु की बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, और वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिस संरचना में विकसित होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस संरचना में विकसित होती है तो उसको नाम क्या देंगे, बीजांड देंगे। बीजांड की एक बीजांड का एक कोशिका अर्थसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिका का निर्माण करेगी, 1 2 3 4, उसमें से 3 विघटित हो जाएंगे, पीछे कितना रहेगा, एक। उस एक को नाम देंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या देंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु। और इसी सक्रिय गुरु बीजाणु से स्त्री धानी का निर्माण होता, फिर अंड कोशिका बनेगी। अब मान लेते हैं कि एक बीजाणु पण यहाँ पे है, यहाँ पे लघु बीजाणु धानी, यहाँ पे गुरु बीजाणु धानी। उसी गुरु बीजाणु धानी को किस नाम से जानेंगे, बीजांड के नाम से जाएंगे, अर्थात गुरु बीजाणु धानी और बीजांड एक ही संरचना को निरूपित करते हैं। परागकण लघु बीजाणु धानी से मुक्त होंगे, और मुक्त होने के बाद में हवा में आएंगे। हवा की सहायता से वो बीजांड तक पहुंचते हैं। परागकण लघु बीजाणु धानी से निकल करके जब बीजांड तक पहुंचते हैं तो उस क्रिया को क्या नाम देते हैं, परागण कहते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा, तो पराग कणों का परागकोश, जिसको लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, से वर्तिकाग्र किसका होता है,
कार्पल का अंडक का होता है उसके स्थान तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन नाम देते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए स्टिग्मा स्टाइल जैसे संरचना नहीं पाई जाएगी, बल्कि राइट क्या पाई जाएगी? बीजांड। तो बीजांड तक पहुँच रहा है, इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? परागण। तो यहाँ पे परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा। तो वायु परागण संरचना कहलाती है। परागकण नर युग्मोद्भिद के रूप में कार्य करता है और गुरु बीजाणुधानी मादा युग्मोद्भिद के रूप में कार्य करती है। गुरु बीजाणुधानी क्या है? मादा युग्मोद्भिद। परागकण क्या है? नर युग्मोद्भिद। दोनों युग्मोद्भिद संरचना बनी हुई है, लेकिन ये युग्मोद्भिद संरचना किस पर आश्रित होती है? बीजाणुद्भिद पर, क्योंकि बीजाणुधानियाँ बनी हुई है। बीजाणुधानियाँ बीजाणुपर्ण पे, बीजाणुपर्ण शंकु में, शंकु पादप पर है। तो डायरेक्ट रूप से किस पर है? बीजाणुद्भिद पर पादप है। जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इत्यादि और शैवाल इत्यादि पादपों में युग्मोद्भिद स्वतंत्र अवस्था होती थी और उस पर बीजाणुद्भिद आश्रित होता था, क्योंकि उसकी मुख्य पीढ़ी कौन सी थी? युग्मोद्भिद। और यहाँ पे कौन सी है? बीजाणुद्भिद मुख्य पीढ़ी है, इसलिए युग्मोद्भिद बीजाणुद्भिद पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित होता है। निम्न वर्गीय पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले युग्मोद्भिद और जिम्नोस्पर्म के युग्मोद्भिद में अंतर क्या है? तो अंतर ये होता है कि उन पादपों में पाए जाने वाले युग्मोद्भिद विकसित प्रकार का और मुख्य पीढ़ी के रूप में होता है। जिम्नोस्पर्म का युग्मोद्भिद अल्प विकसित या न्यूनीकृत और बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है, अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए आता है। जब बीजांड तक परागकण पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को क्या नाम देते हैं हम? परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। एक सरल प्रकार का बीजांड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। कैसा? बिल्कुल ही सरल प्रकार का, एक सामान्य प्रकार की इस संरचना जिसमें अद्यावरण अनुपस्थित होते हैं। ये एक बीजांडीय संरचना। परागकण किस जगह पे आए हुए? यहाँ पे आए हुए। और किसके माध्यम से आते हैं? वायु के माध्यम से आते हैं। इस परागकण से एक पराग नलिका निकलेगी जो इसकी स्त्री धानी के अंतर्गत परिवेशित होकर के अंड कोशिका तक पहुँचती है। तो नर युग्मक हैं वो पराग नलिका से अंड कोशिका तक पहुँचाए जाते हैं। किसके द्वारा? पराग नलिका के द्वारा। नलिका के द्वारा निषेचन होने के कारण उसको नलिकीय युग्मन के नाम से जाना जाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? 2n स्ट्रक्चर का निर्माण होगा और उस 2n स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम? युग्मनज कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्मनज अथवा जाइगोट कहेंगे। जाइगोट वापस परिवर्तित होकर के बीजाणुद्भिद का निर्माण करेंगे, जैसे वृक्ष होगा या फिर झाड़ी के समान वो पादप विकसित होता है। जैसे निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसी समय बीजांड के अंदर भी परिवर्तन होता है, मूलभूत परिवर्तन होता है। और ये पूरा का पूरा बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में। बीजांड किस में परिवर्तित होगा? बीज में होगा। लेकिन इस बीजों की विशेषता क्या होगी? इन बीजों के ऊपर कोई किसी प्रकार का खोल अथवा आवरण नहीं पाया जाता है। खोल या आवरण का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे चने के बीज को देखते हैं तो उसके ऊपर एक छिलका पाया जाता है, वो इसका आवरण है। जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाले बीजों के ऊपर इस प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, इसीलिए उसको क्या नाम देते हैं? अनावर्त बीजी पादप, और वही जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? अनावर्त बीजी पादप। जिस प्रकार से टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता थी, जल के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते थे, लेकिन यहाँ पर नर युग्मक किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं? परागकण के द्वारा, इसलिए यहाँ पे जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये पादप स्थलीय पादप के रूप में और बड़े वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। सामान्यतः इन पादपों का आकार शंक्वाकार भी हो सकता है या वृक्ष में संरचना भी हो सकती है। सामान्य टॉपिक के बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसका आर्थिक महत्व क्या होता है। कौन सा महत्व? आर्थिक महत्व। किसका? जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? पहला आर्थिक महत्व, जैसे आप साबूदाना खाते हैं, ये खाद्य पदार्थ है, ये स्टार्च से निर्मित संरचना होती है। साबूदाना
वो किससे प्राप्त होता है? साइकस के प्लांट से प्राप्त होता है। तो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है। पाइनस जैसे पादपों से प्राप्त होने वाली लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होती है। इमारती लकड़ी, इसके अतिरिक्त पुराने ज़माने में रेलवे स्लीपर बनाने में प्रयुक्त होता है। वर्तमान में वे स्लीपर हैं वो किसके बने होते हैं? सीमेंट के बने होते हैं। लेकिन पूरा ज़माने में स्लीपर के स्थान पर पाइनस की लकड़ी प्रयुक्त की जाती थी। इसके अतिरिक्त इस पादपों की पर्ण के द्वारा विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने में प्रयुक्त होती थी। जैसे बांस की टोकरियां बनाते थे वैसे वैसे पाइनस, साइकस, सीड्रस, नीटम इत्यादि पादपों से प्राप्त होने वाली पर्ण से टोकरियां, बास्केट ऐसी बनाने में काम आते थे। एफिड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है, इससे एफिड्रीन प्राप्त होती है। एफिड्रीन प्राप्त होती है और इस एफिड्रीन नामक रसायन का उपयोग अस्थमा के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये कुछ एक 3 से 4 महत्व हैं जो आर्थिक महत्व के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म मानव जाति के लिए, जीव जाति के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पादप समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हमने इस वनस्पति जगत नामक टॉपिक में डिस्कस किया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, जनन किस प्रकार से होता है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पादप जगत का अंतिम पादप समूह एंजियोस्पर्म्स के बारे में। थैंक यू।